नमस्कार, पटना आज तक। और श्वेता, आप बताइए, आप चूंकि जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर के बाहर है, वहां क्या अब स्थिति है? क्योंकि अगर इस तरीके से सड़क पर हंगामा भी अब मचना शुरू हो गया है तो इसके मतलब क्या है? जी प्रसून, यहाँ पर थोड़ी अजीब सी तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं। हालांकि सवेरे से यहाँ पर किसी भी तरह का सेलिब्रेशन नहीं हो रहा था। अब यहाँ पर ढोल नगाड़े सुनाई दे रहे हैं, 150 बम की एक तैयारी करके रखे हुए हैं कि एक साथ वो लड़ी जलाई जाएगी। लेकिन दिलचस्प ये है कि इसके ठीक बगल से आरजेडी का जो प्रोसेशन है वो भी निकलता है। अब वो उसी तरीके से निकलता है जब लालू यादव पहली बार यहाँ पर जीत कर आए थे, और खासकर दूसरी बार जब उन्हें बहुमत यहाँ पर मिला था, तब किस तरीके से गाड़ियों की छतों पर चढ़कर, बाइकों पर सवार होकर, तो दो ऐसी पार्टियों के जश्न यहाँ पर चल रहे हैं। एक तरफ सामने की सड़क से बिल्कुल बाइक सवार और गाड़ियों की छतों पर सवार लोग निकल रहे हैं, और मेरे पीछे जो यहाँ पर झंडा लहरा है, हल्का फुल्का नाच रहे हैं, और ऐसे ही कुछ इनका रिश्ता आगे बढ़ने वाला है। खुशी अभी दोनों तरफ बराबरी की है, लेकिन जश्न में उनके जो पहले झलक दिखती थी वही दिख रही है। जो उनके समर्थक नहीं थे वो उसे देखकर थोड़ा सा डर भी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो तमाम लोग हैं सब कुछ ऐसे झंडे भी लेकर घूम रहे हैं जिसमें सभी वो उनकी गठबंधन की पार्टियां हैं, महागठबंधन की सारी पार्टियां हैं, और उनको लेकर यहाँ पर खड़े हैं। और सब ये समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार की जो छवि थी एक बिहार के अब तक के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के तौर पर, वो छवि सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ पर हो गई। और साथ ही में जो गणित थी इनकी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, मोदी जी आप ये बताइए, आपका हक है बताने का कि किसका डीएनए खराब है, किसका डीएनए खराब है। जाहिर है अभी जिस तरह की गंध भी आ रही है, आप थोड़ा पीछे हो जाए तो बेहतर रहेगा आपके लिए। हाँ, लोग यहाँ पर होली खेल रहे हैं। होली खेलने के बाद दीपावली मनाने की यहाँ पर तैयारी है, और उसकी पूरी तैयारी इस वक्त दफ्तर के भीतर है प्रसून, जहाँ की तस्वीरें हम कुछ देर में आपको दिखाएंगे। एक सवाल श्वेता, चूंकि पटना की सड़कों पर आप मौजूद हैं, इस चुनाव परिणाम के बाद पहला मौका होगा जब दोनों को एक साथ जश्न मनाना है। जेडीयू और आरजेडी नेता के तौर पे मिले हुए थे, कार्यकर्ताओं में आप मेल मिलाप कैसा है? क्योंकि दूसरी तस्वीर एक नजर आई जहां बीजेपी के दफ्तर में घुस गए जेडीयू वाले, लेकिन इन दोनों के बीच का तालमेल कुछ है? दोनों मिलकर बनाएंगे, अपने अपने नेता का इंतजार करेंगे? कोशिश यही है देखने की, वही प्रसून मैं सामने रखने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ से बीच से दरअसल कई दफा जो आरजेडी के समर्थक हैं वो निकल जाते हैं, बाइक पर निकलते हैं फर्राटे से, और दूसरी तरफ सड़क से घूमकर फिर यहाँ पर आते हैं। तो जश्न तो है, यहाँ पर संयुक्त झंडे भी आपको दिख रहे हैं सबके, लेकिन आगे की जो तस्वीर है, वाकई ये जश्न का जो तरीका है भिन्न भिन्न इन दोनों पार्टियों का, उसे देखकर हम बस अंदाजा उसका लगा सकते हैं प्रसून। क्योंकि जिस तरह का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है वो तो सब हम जानते हैं, लेकिन जब साथ आकर एक साथ सरकार बनाते हैं तो आगे का रास्ता किस तरह का होगा ये एक एक करके ही खुलेगा। अभी तो दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा मेल मिलाप नजर आ रहा है। जी उर्मिलेश जी, एक जवाब चाहेंगे यहाँ पर, सहिष्णुता बरकरार रहेगी? नहीं, मुझे लगता है कि इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बिहार के नेताओं ने, जिनकी पूरे देश में खासकर उनके बाद के शासनकाल के उत्तरार्ध की बात मैं कर रहा हूं, जो आलोचना हुई थी उससे सबक वो लेंगे। और जो शालीनता है, जो एक राजनीतिक जो डिमांड है आज बिहार को विकास के साथ समावेशी विकास देना, मंडल 2 की बात कर रहे थे लोग। मंडल 2 का मतलब, मंडल को भारतीय मीडिया ने पढ़ा ही नहीं। भारत के सियासतदानों के सर, दबंगई खत्म होगी कि नहीं होगी पटना की सड़क पर? मैं वही कह रहा हूं कि भैया, मंडल 2 की अगर बात करते हो तो वो आर्थिक विकास का भी उसमें मॉडल है। वो सिर्फ एफर्मेटिव एक्शन नहीं है, और वो तभी संभव होगा जब शांति रहे, सद्भाव रहे, समावेशी विकास को एग्जीक्यूट करने, तो रहे, लेकिन दबंगई रुकेगी या नहीं रुकेगी? मुझे नहीं लगता। नीतीश कुमार इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। लालू प्रसाद भी इतनी विफलताओं के बाद, इतनी कामयाबियों के बाद अच्छी तरह समझते हैं कि आज के माहौल में भारत में अगर उनको राजनीतिक हस्तक्षेप बड़ा करना है तो एक बेहतर ढंग का मॉडल शासन का उनको देना पड़ेगा। इससे बड़ी चुनौती मुझे लगता है प्रसून जी, मैं चूंकि राव भी यहाँ पर हैं, सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि जितनी कड़वाहट, जितनी गंदगी, जितने ज़्यादा गंभीर आरोप दोनों पार्टियों ने लगाए हैं, केंद्र में मोदी जी सरकार कल इस्तीफा तो देगी नहीं, और नीतीश फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या देश की राष्ट्रीय राजनीति में और ज़्यादा प्रमुख भूमिका निभाएंगे। ये दोनों आपस में कैसे काम करेंगे जिस विकास के लिए? सबसे बड़ा, मैं इसीलिए मिस्टर राव जी अपने साथ हों, वो या अली अनवर भी जो हमारे साथ थे, क्या दोनों के बीच में संवाद अब बन पाएगा? इतनी ज़्यादा, जो भारत पाकिस्तान से अधिक जितनी कड़वाहट, नवाज शरीफ से भी आप हलो हाय करते थे। हमारे साथ पवन वर्मा जी जुड़ गए हैं। पवन वर्मा जी, लग क्या रहा है ये जनादेश की दिशा सिर्फ बिहार के मुद्दों या बिहार की मुश्किल और बिहार की जटिलताओं को रास्ता दिखला रही है, या देश के मुद्दों को?
या टकराव बचेगा? दोनों को मैं कहूँगा, पहली बात तो बिहार में जो विकास अब तक हुआ है उसको आगे ले जाने के लिए नीतीश कुमार तत्पर हैं, उनके साथ निश्चय हैं। उनकी 220 रैलियों में इन्होंने हर रैली में इनको दोहराया है और आप जानते हैं जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो एक तरफ तो बिहार के लिए विकास सामाजिक न्याय से के साथ बढ़ेगा आगे, पर बिहार में ये ऐतिहासिक चुनाव से, इस चुनाव से एक बड़ा संदेश देश भर में गया है कि एक नए विमर्श की जरूरत है। उस विमर्श में सुशासन हो, पर ऐसा सुशासन हो जो वादों से आगे जाए। आर्थिक विकास हो, पर ऐसा आर्थिक विकास हो जिसके साथ सामाजिक न्याय जुड़ा हो, जिसकी मानवीय आधार हो। और तीसरा, ये सब कुछ एक ऐसे माहौल में हो जहां सामाजिक और धार्मिक सौहार्द हो, भाईचारा हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, अमन हो, चैन हो। इस तरह का एक विमर्श, इसका संदेश जो आज बिहार से गया है, मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण है। पवन जी, 3 स्थितियां आपके सामने रखते हैं। एक तरफ नीतीश कुमार का सुशासन है, दूसरी तरफ 2 दिन पहले इकोनॉमिस्ट का एडिटोरियल है जिसमें इंटॉलरेंस का जिक्र भारत के संदर्भ में किया गया है, और तीसरी स्थिति है जब लालू यादव की सत्ता थी, हाईकोर्ट ने कहा था जंगल में भी कोई कानून होता है, यहां तो लगता है कोई कानून ही नहीं है। ये शब्द थे हाईकोर्ट के। अब आप उस दौर और इस दौर को मिला दीजिए। अब आप बताइए कि जो रास्ता है वो रास्ता झटके में बनेगा या लगता है अभी बहुत चीजें संभालनी बाकी है, क्योंकि पटना की सड़कों पर हुड़दंगई और दबंगई दोनों नजर आ रही है। मुझे नहीं लगता कि आप सही जगह देख रहे हैं पटना में। नीतीश कुमार के रहते मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आप इस वक्त माने न माने, नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री हैं तो कानून के साथ कोई समझौता होने की गुंजाइश है ही नहीं। अभी हाल में ही इलेक्शन से चंद हफ्ते पहले उन्होंने अपने ही पार्टी के 2 एमएलएज को अरेस्ट करवाया था जी। तो इसके आधार पर, दूसरा जो ये आरोप है जंगल राज का, वो किस आधार पर था? आज 10 महीने से हमारी सरकार चल रही है लालू जी के समर्थन से। एक बार उन्होंने किसी कानून के मामले में हस्तक्षेप नहीं की। 10 साल गुजर गए हैं जब उन पर इस तरह के आरोप लगते थे। आज मैं समझता हूं हम एक कारगर सरकार बनाएंगे जहां कानून अपनी जगह होगा। और जहां तक असहनशीलता की आपने बात कही जी, निश्चित तौर पे एक यहां से संदेश गया है। जिस तरह का माहौल देश में बन रहा था, अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह बिहार में जीतते तो ऐसी ताकतों को नया ढाढ़स मिलता, एक नया आयाम मिलता। अब हम समझते हैं कि वो उसको उनको रोक मिलना है, क्योंकि एक नया संदेश गया है यहाँ से। एक मिनट, मनोज्ञा आपके साथ रामकृपाल यादव है, जरा उनसे पूछिए क्या उनको अब के दौर में लगता है कि जिस तरीके से वो लालू का साथ छोड़कर चले गए बीजेपी में, वो गलत डिसीजन था और इस अब हार को मान रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो? मनोज्ञा, रुझानों में अब जेडीयू को बढ़त है और एनडीए मानो पिछड़ती नजर आ रही है, या यूं कहें पिछड़ सी गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामकृपाल यादव जी। क्या मान रहे हैं हार गए हैं? अभी तक के रुझान के हिसाब से तो सही कुछ लग रहा है, और निश्चित तौर पे लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जीतते हैं तो जीत मानना पड़ेगा, हारते हैं तो हार मानना पड़ेगा। यही भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की खूबसूरती है। पिछली पार्टी से हारे आप, जिस पार्टी में थे, जिस नेता के सबसे करीबी थे, उनको मानो जीवन दान मिल गया है। अब किसको जीवन दान मिला ये तो मुझे नहीं पता, मगर यह है कि बहुत लोगों को जनता ने जब लोकसभा के चुनाव में बहुत पीछे कर दिया था, अब उनको एक मौका जरूर दे दिया है। क्या गलतियां खुद एनडीए से हुई हैं या एनडीए के साथ जो लोग थे उनसे हुई हैं? अब देखिए, बात दरअसल ये है कि कई मुद्दे हैं जिस पर मंथन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ फाइनल कंक्लूजन निकालना पड़ेगा, निष्कर्ष पर निकलना पड़ेगा। कितनी तकलीफ है? मेहनत तो बहुत की थी इस बार, और जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के लिए ये जीवन दान रहा है, आप खुद आरजेडी में इतने वर्षों तक रहे हैं, तो कहाँ गलती हुई है? अब गलती तो पता करना पड़ेगा। हमारी स्टेट पार्टी, केंद्रीय नेतृत्व, सब लोग बैठ करके इस पर मंथन करेगा, विचार करेगा, और कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो कमी या गलती हुई है जिसकी वजह से हम लोग पीछे रह गए। प्रधानमंत्री ने 30 से अधिक रैलियां की हैं, फिर भी जादू नहीं चला? नहीं, प्रधानमंत्री जी के असर तो हैं, लोग इकट्ठे लाखों लाख लोग आ रहे थे, और उनके असर नहीं होते तो इतने बड़े तादाद में लोग कैसे आते उनकी रैलियों में?
रैली में लोग आना और तो फिर वोटों पे नजर क्यों नहीं आया? हाँ, वही चिंता का विषय है ना, उसको देखना पड़ेगा। तो क्या नीतीश कुमार की सरकार के विरोध में खड़े होने को तैयार हैं इस बार विधानसभा में? अभी बिहार की जनता ने हमें प्रतिपक्ष में बैठाया है, हम प्रतिपक्ष में अपनी भूमिका निश्चित तौर पर मजबूती के साथ निभाते रहे हैं और निभाएंगे। दिवाली के लिए कुछ कहिएगा बिहार की जनता को? बिहार की जनता को दीपावली की शुभकामना, बधाई। सब लोग तरक्की करें, प्रोग्रेस करें, आगे बढ़े। आपके लिए दिवाली कैसी रहेगी? दिवाली दिवाली है। दिवाली दिवाली है, किसी के लिए दिवाली है, लेकिन किसी के लिए उतनी अच्छी नहीं है, खासतौर से एनडीए खेमे के लिए, जिन्हें इस बार काफी हार का सामना करना पड़ गया। कैमरामैन चित्रभानु पाठक के साथ मनोज्ञा लोईवाल, पटना, आज तक। बहुत ही निराशा के माहौल में लिया जा रहा था पूरब का इंटरव्यू, ये पूरा का पूरा। हम राम माधव के पास चलें उससे पहले पवन वर्मा जी, एक सवाल। जनादेश अगर भारत की राजनीति पर असर डालेगा तो नीतीश और लालू की भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर अब क्या होगी? पवन वर्मा जी। देखिए, नीतीश जी और लालू जी का साथ आना, जहां तक मैं समझता हूं, वो सुशासन, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय का रूप धारण करेगा। आप लोग हमेशा, मैं आपसे, आपकी मेरा मतलब आप नहीं, बहुत से लोग अभी भी लालू प्रसाद जी को उसी परिप्रेक्ष्य में देखते थे जो 1990 से 2005 तक का था। मैं समझता हूं कि लालू प्रसाद जी भी समझ गए हैं और इसी कारण से उन्होंने नीतीश कुमार को बेहिचक मुख्यमंत्री के लिए दावेदार, उन्होंने ही पहले उसका प्रस्ताव रखा। तो वो समझ गए हैं कि लोगों की अपेक्षा अब एक अच्छी कारगर सरकार, एक सुशासन वाली सरकार जिसमें सामाजिक न्याय जुड़ा हो, उसके साथ उनकी सारी अपेक्षाएं जुड़ी हैं और वो उसको पूरी तरह से निभाने में योगदान देंगे। सवाल जो आप कह रहे हैं योगदान देंगे, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन ये सवाल तो हर जहन में होगा ना, क्योंकि लालू यादव चुनाव लड़े नहीं हैं, उनकी पार्टी जीती है, भागीदारी है, सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन आप लोगों ने जिस तरीके से महागठबंधन बनाया उसमें मुलायम सिंह एक चेहरा बनकर थे, लेकिन झटके में वह आप ही के नेता के खिलाफ बोलने लगे। तो एक वैक्यूम आया है पूरे देश की सियासत में अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का, या कहें एंटी बीजेपी और एंटी मोदी पॉलिटिक्स का। इसको अब बिहार से आप कैसे जोड़ पा रहे हैं? बल्कि मैं तो कहूंगा कि वो वैक्यूम अब भरने जा रहा है। देखिए, दिल्ली के हार के बाद ये ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, एक दूसरा विमर्श अभी अधूरा था, वो आज जाकर के और सुदृढ़ हुआ है। बिहार का जो हम जरा सा रोके, शिवसेना भी रिएक्ट कर रही है बीजेपी के सार पर। और जैसा मैंने पहले कहा था कि पटना, सुबह ही आपने पूछा तो मैंने कहा पटना नहीं, अब दिल्ली की तरफ बात होने लगी है। ये पहली खुली चुनौती है जो बीजेपी अब तक भी शिवसेना रुकी हुई थी। ये मोदी के खिलाफ एक शुरू हो गया। बिहार का चुनाव आज खत्म हुआ, अब दिल्ली की सियासत को एक चुनौती है जो शिवसेना ने शुरुआत की है, उसी कहलाई। तो मैंने ये कह रहा था कि बाहर से उतना नहीं है जितना अंदर से जो चोट, अंदर से ऑब्वियस है। जी बिल्कुल। जो ताकतें अभी तक बैठी हुई थी वे ताकतें अब मुखर होंगी। एक तरफ इनका ये होगा, दूसरी तरफ जैसा मैंने आपको याद होगा कहा था कि अब बंगाल से लेकर के उत्तर प्रदेश तक और दिल्ली तक एक नए प्रयोग की शुरुआत की जाएगी कि माइनस कांग्रेस, या कांग्रेस, अगर कांग्रेस की छतरी के बिना भी कोई बीजेपी को केंद्र से हटाया जा सकता है, इसकी कोशिश दूसरा खेमा शुरू करेगा। और यहाँ पर ये होगा कि हमें लग रहा है कांग्रेस की अगुवाई में आंदोलन देश के भीतर चलेगा, पार्लियामेंट फिर से ठप होनी शुरू हो जाएगी। कांग्रेस की अगुवाई कैसे हो, चलेगा ही नहीं, पार्लियामेंट की अगुवाई कैसे होगी? प्रसून जी, कांग्रेस की अगुवाई तो नहीं कह सकते हैं। नहीं, अगुवाई नीतीश की अगुवाई, गांधी एकजुट कर रही है सबको, पार्लियामेंट के भीतर भी कर रही है। हमको लगता है ये नहीं, देखिए नीतीश की अगवानी में यदि वहां से शुरू होगा, चूंकि लालू यादव भी कह चुके हैं कि बनारस में पहली सभा करेंगे। लालू यादव को मान्यता नहीं है राजनीतिक तौर पर, अभी भी उनके ऊपर आरोप ठप्पा लगा हुआ। देखिए प्रसून, मैं समझता हूं कि आज की जो भी राजनीति होगी भविष्य में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के वर्चस्व के खिलाफ अगर कोई बड़ा मामला बनता है, उसमें कांग्रेस की भूमिका को आप बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। लेकिन मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी और खासकर जो मोदी जी के आसपास जिस तरह की सियासत आगे आई है, उसके एक एंटीथीसिस के रूप में इमर्ज किए हैं, एक नए विमर्श को लेकर। तो नीतीश कुमार इस राजनीति के केंद्र में होंगे, ऐसा मुझे लगता है। इन आप भी कुछ प्रतिक्रिया दीजिए तो हम चले, नेता सारे बैठे। मैं नीतीश कुमार की एक गलती की ओर इशारा करना चाहता हूं, जो बाद में अप्रूव हो रही थी और जो बड़े संकट में फंसे वो।
जब पिछला चुनाव हुआ तो बहुमत के करीब थी जेडीयू। अगर वो चाहते तो नवीन पटनायक की तरह अलग हो जाते और आज ये स्थिति नहीं होती। हाँ। उनको ये लगता था खिचड़ी जो सरकारें बनती हैं दिल्ली में, उससे अच्छा मैं पटना में हूँ। मुझे लगता है कि उनके लिए ये अवसर है कि इस समय वो बिहार की राजनीति को थोड़ा स्टेबल करें और देश के पैमाने पर अपने को थोड़ा फैलाएं, नहीं तो वही दिक्कत दोबारा भी आ सकती है। नहीं, बिहार को तो संभालना होगा, हमें लगता है, क्योंकि फ्रैक्चर मैंडेट है, उसमें 3 पार्टियां बटी हुई हैं। बिहार को मैं कह रहा हूँ, बिहार को थोड़ा स्टेबल करके, मैंने यही बोला। हाँ। बिहार को ये थोड़ा स्टेबल करके। दोनों लोग, मैं आपको बता रहा हूं, आरजेडी और जेडीयू के बीच में व्यापक सहमति चुनाव से पहले भी थी कि इनका मर्जर होगा, और मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी समस्या है। अगर ये मर्जर की तरफ आगे बढ़ते हैं तो इससे नीतीश कुमार इसका असर, शकील साहब चूंकि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शकील अहमद साहब, चूंकि ये मसला है कि अब बिहार के बाद उन रास्तों को देश खोजना चाह रहा था जिसको लेकर हमने आप लोगों का मार्च देखा जो राष्ट्रपति भवन तक गया, कई मुद्दे देश के भीतर। क्या बिहार का जनादेश उस दिशा में कोई रास्ता दिखा रहा है? नहीं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो बिहार का रिजल्ट है वो इस बात को दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार और व्यक्तिगत रूप से उनकी जो पॉलिसीज है समाज को बांटने की, उसको साथ आके इस गठबंधन ने नकारा है। और चूंकि बिहार का पूरा चुनाव बिहार आप गए होंगे प्रसून जी, चुनाव के मामले में हम भी 17-18 दिन लगातार वहां थे। कहीं पोस्टर पे बिहार के लोकल लीडर्स की तस्वीर नजर नहीं आती थी। आप एयरपोर्ट से शुरू कीजिए और रेलवे स्टेशन से, और हर जगह सिर्फ अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर नजर आती थी। नरेंद्र मोदी जी ने 30 सभाएं की, किसी प्रधानमंत्री ने शायद किसी राज्य के चुनाव में आज से पहले, चाहे वो भाजपा का ही प्रधानमंत्री क्यों न हो, 4-5 से ज्यादा सभाएं नहीं की होंगी। लेकिन 30 सभाएं की, अमित शाह जी ने लगभग 80-85 सभाएं की। तो नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को बिहार ने नकारा है, और देश भी बिहार से, बिहार देश का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और बिहार के चुनाव का रिजल्ट नरेंद्र मोदी जी के जो विरोधी उनकी पार्टी में हैं, मैं समझता हूं जो इनको उन्होंने मार्गदर्शक के नाम पे मूक दर्शक बना दिया है, वो भी अब और मुखर होंगे, वो अब ज्यादा दिन मूक नहीं रहेंगे। तो इसका मतलब क्या ये माना जाए कि देश की राजनीतिक दिशा को बदलने की दिशा में ये बिहार का जनादेश जाएगा और कांग्रेस कहीं ज्यादा पार्लियामेंट के भीतर भी अग्रेसिव नजर आएगी? स्वाभाविक रूप से हमारा मैंडेट है कि जनता की समस्याओं के अगर विरुद्ध कोई काम सरकार करे तो हमारी जिम्मेदारी है सबसे बड़े विपक्षी दल होने की हैसियत से कि हम दूसरे सहयोगी दलों का साथ लेकर के जन विरोधी नीतियों का विरोध करें। हमने किया है और उसका असर आपने देखा होगा। नरेंद्र मोदी जी इस देश के किसानों की जमीन और मजदूरों की मजदूरी छीन के अपने कुछ गिने चुने 2-4 बड़े कॉरपोरेट हाउसेस को देना चाहते थे। अगर राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस ने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर नहीं विरोध किया होता तो शायद उनको ऑर्डिनेंस लैप्स नहीं करने देते। चौथी बार भी ऑर्डिनेंस लाके वो जबरदस्ती उसको पास कराने की कोशिश करते। वैसे भी उन्होंने अपने पार्टी के राज्यों को यह आदेश दे दिया है कि तुम किसानों की जमीन लोकल कानून बना के छीन लो, लेकिन देश के स्तर पर उनका एक तरह से उनकी हार हुई उस मामले में। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि जनता के इंटरेस्ट के खिलाफ कोई काम हो तो हम पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी उसका विरोध करें। उसके साथ साथ जो समाज को बांटने वाली पॉलिसीज है उनकी, जिस भाषा का इस्तेमाल चौथे और अंतिम फेज में प्रधानमंत्री ने इसलिए किया कि वहां अल्पसंख्यकों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए प्रधानमंत्री के अपने भाषण में कि आरक्षण काट के पिछड़ों का और दलितों का एक विशेष धर्म के लोगों को देना चाहते हैं। ये भाषा प्रधानमंत्री पद को नरेंद्र मोदी जी सिर्फ चुनाव नहीं हारे हैं, उन्होंने बिहार जाकर के और इस इलेक्शन में प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का पूरी तरह हनन किया है। इस बात का हम लोगों को बहुत अफसोस है। हमारे साथ बीजेपी के नेता भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। उधर मनोज तिवारी भी हैं, इधर अजय सिंह जी भी हैं। हमारी आवाज आप तक आ रही है? जो अजय जी, हम उनके पास जाएं। नलिनी जी, एक सवाल उन तक पहुंचे, एक सवाल, क्योंकि अभी जब शकील साहब इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भाषा ठीक नहीं थी प्रधानमंत्री की, कांग्रेस के हैं नेता शकील जी, और दूसरी तरफ संजय राउत शिवसेना के हैं। संजय राउत भी कह रहे हैं कि भाषा पर संयम जरूरी है।
ये किस बात के संकेत है? देखिए, ये खुद को भी ये सलाह दे रहे हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेता भी और राजद के नेता। और हमने सुशासन के संकल्प के साथ और विकास के लक्ष्य के साथ काम किया है और आगे भी हम काम करते रहेंगे। जहां तक सवाल है राजनीतिक पार्टियां पूरी मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ, पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में थी। पूरी ताकत के साथ हमने लोगों से जनादेश के लिए अपील की। अब जो भी जनादेश आएगा वो सर माथे पर, लेकिन इतना जरूर है कि हर चुनाव हमारे लिए सबक भी होता है, संदेश भी होता है। हमने कई चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद जीते और कई चुनाव हमने मजबूती के साथ, जो सुशासन का हमारा संदेश है और जो विकास का हमारा लक्ष्य है, उसके आधार पर लोगों ने जनादेश दिया है। देखिए, पहली बात यह है कि इसमें हार और जीत का प्रश्न नहीं उठता। हम कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो भी राजनीतिक दल होते हैं, वो मजबूती के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ, अपने पूरे मजबूत लक्ष्य के साथ, और हमारा लक्ष्य एक है, सुशासन का लक्ष्य है, विकास का लक्ष्य है। तो क्या बीजेपी की रणनीति फेल रही है? कोई फेल नहीं है, बिल्कुल कोई फेल नहीं है। उठाया गया कोई फेल नहीं है। हम बिल्कुल हम इसको जो है वो मजबूती के साथ मानते हैं कि जो हमने सुशासन का संकल्प लेकर के, विकास का लक्ष्य लेकर के चुनाव के मैदान में आए, उस लक्ष्य पर हमें संतोष है। सर, एक सवाल सिर्फ ये, क्या जिस तरह से पहले मना कर दिया कि वो कोई रेफरेंडम नहीं है केंद्र सरकार के लिए या अध्यक्ष के लिए, तो क्या देखिए, जब अभी हम महाराष्ट्र के चुनाव जीते, जम्मू कश्मीर में चुनाव जीते, हम झारखंड में चुनाव जीते, हम हरियाणा में चुनाव जीते, तो हमने कोई केंद्र संग्रह के रूप में उसे नहीं बताया। तो इसलिए कोई भी विधानसभा जी जो आप बात कह रहे थे कि अब देश की जनता अहंकार बिल्कुल ही स्वीकार नहीं कर रही है और सभी पार्टियां चेत जाएं कि अगर आप जीते भी हैं तो अहंकारी तो ना हो। आज आप देखिए, इस वक्त आरजेडी जेडीयू से आगे है, राजद जेडीयू से आगे है। मेरी तो उनसे विनती रहेगी सबसे कि कोई भी अहंकार ना दिखाएं, क्योंकि औंधे मुंह गिराते हुए देश की जनता को कोई मनोज तिवारी जी, बड़ी बड़ी सभा की आपने, बहुत सारे गीत गाए, सब धरे के धरे रह गए। जी रौरा बताई है निश्चित रूप से हमने क्या अपन कोशिश कैली जा। हाँ। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात प्रसून भाई साहब हम ही बोलब। हाँ। कि देखिए, हमारे प्रधानमंत्री ने एक तड़प दिखाई बिहार के प्रति। वो चाहते थे कि बिहार का एक नव निर्माण हो, उनके निर्देशन में हो। हम सभी ने प्रार्थना करी, अब बिहार ने उसको दूसरे को चांस दिया, उसका सम्मान करना है। सिर्फ दूसरे को चांस दिया या जिससे चांस छीन लिया, उसका अब परीक्षण का समय आ गया है। नहीं, चांस छीना कहाँ, चांस तो जिनके पास था उनके पास ही है। 2014 की हवा जो बही थी वो बिहार में आकर ऐसी थम जाएगी, आपको तो भरोसा नहीं होगा? नहीं, देखिए, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 2014 में जो हवा बही, उसके लिए बिहार को मैं तो बार बार यही बोलता था कि 5 साल तक देख लेना, 5 साल तक देख लेना, जो पौधा लगाया है उसका फल खा लेना। लेकिन बीच में उस पौधे को उखाड़ने का काम किया कुछ लोगों ने। तो बिहार ने जो सोचा, अब उसका सम्मान करना है। मैं तो बार बार यही बोलता था कि आपने जो पौधा लगाया, एक बार उसका फल चख लेना। लेकिन बिहार के लोगों ने शायद दूसरा डिसीजन लिया, तब ओकर भी स्वागत करे के बाटे। तो आप तो कलाकार आदमी हैं, एक कलाकार शत्रुघ्न सिन्हा भी हैं, उनको पहले से नजर आ गया, जबरदस्त हैं नीतीश कुमार, आपको नहीं नजर आया? नहीं, बात इसकी नहीं है। बात है कि हम एक बिहारी हैं और हमने बिहार को, जब से मैं 35 साल से बिहार को तड़पता हुआ अपने विकास के लिए प्यास लिए देखता रहा हूं। और मैं अभी भी यही प्रार्थना करूंगा कि जिन लोगों को मौका मिला है वो विकास को जाति के दलदल से निकाल के बिहार को दें, विकसित बिहार बना दें। तो मेरी भूख यही है। बहुत सारे जर्नलिस्ट यहाँ पर बैठे हैं मनोज जी, पत्रकार सब बहुत बैठे हैं जो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जी पूछिए। मनोज जी, मेरा सवाल ये है कि आपको लगता है कि बिहार की जनता ने आपकी बात नहीं मानी, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि आपकी पार्टी में और आपके गठबंधन में उस तरीके का एका नहीं था? सवाल नंबर 1।
सवाल नंबर 2, जिस सामाजिक समीकरण की आप बात कर रहे थे वो शायद बिहार के मतदाता को स्वीकार्य नहीं हुआ। तो दो मुद्दों पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा दर्द यही है कि सामाजिक समीकरण के नाम पे हमारे बिहार को लगातार छला गया है। आप बिहार के किसी अस्पताल में सुरक्षित नहीं है। नहीं, बिहार के कोई पढ़ने के लिए चुनाव हो गया, अब चुनाव हो गया, अब चुनाव हो गया जी। अब आप बजाय चुनावी बात कहने तो वही रहेगा ना। तो रौरा एक गीत याद करके हमको सुनाइए। नहीं, देखिए तिवारी जी, आपने बहुत गीत गाए, हमको पता है। आप हर सभा में, मेरी बात सुन लीजिए। ये बात निक बा। हर कोई कहता कि ये बात नीक बा कि रौरा कोई गीत सुनाई पहले। नहीं ना, तो हम जीवन भर सुनावत रहब, लेकिन एक बिहारी के रूप में आज भी हमार यही कामना बा कि जेके बिहार मौका देहलस वो अभी तक तो कुछ ना कैलस, आगे करे, ये हमार प्रार्थना बा। इससे गलती हो रही है जो इनके नेता नरेंद्र मोदी जी ने भी गलती की इस चुनाव प्रचार के दौरान। वो मधुबनी से लेकर के और कोशी अंचल के तमाम इलाकों में जब जाते थे तो कहते थे भाइयों बहनों बताओ बिजली है, बिजली आएगी, और वहां 22 घंटे बिजली आ रही थी, 18 घंटे बिजली आ रही थी, 24 घंटे में 23 घंटे बिजली आ रही थी। तो लोगों के बारे में, विकास के बारे में आपकी जो धारणा है वो 2 दशक पुरानी है मुझे लगता है। देखिए, मैं अभी देख रहा था टाइम्स ऑफ इंडिया के बहुत सीरियस कॉलमनिस्ट हैं स्वामीनाथन साहब, उन्होंने अपने एक लेख में हाल में लिखा, और वो किसी पार्टी के साथ नहीं है, किसी विचारधारा के साथ भी नहीं है, आमतौर पे उनको राइट विंगर माना जाता है, कि अगर नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल को लांघेंगे बिहार में, तो उनका कहना था कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के कारण, ग्रामीण बिजलीकरण के कारण, और वो एक बड़ा उन्होंने उसको इशू माना था। आप लोगों को यही नहीं अंदाज था कि नीतीश कुमार के 10 वर्षों के कार्यकाल में, जिसमें बीजेपी भी हिस्सेदार कुछ समय तक थी, किन किन क्षेत्रों में बेहतर काम हुआ है, किन किन क्षेत्रों में अच्छा काम नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर जो आप लोग समेट रहे थे नीतीश कुमार को कि वो विकासहीनता के प्रतीक हैं और नरेंद्र मोदी जी विकास पुरुष हैं। नीतीश कुमार बार बार कह रहे थे कि गुजरात मॉडल नहीं चाहिए बिहार को, लोकसभा में लोगों ने गुजरात मॉडल को